गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बीते कुछ दिनों से हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा कुछ तबीयत सही नहीं था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो कंटिन्यूस आपके ऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही थी। बट हाँ, अभी फिर से जैसे अल्टरनेट में फिजिकल चलता था और जिस अल्टरनेट में ऑर्गेनिक चलती थी, तो उस टाइप से आपकी क्लासेस वापस से वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल में एक्चुअली पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें काफ़ी कुछ आपको पढ़ा चुका था। और आई थिंक लास्ट क्लास में मैं आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा रहा था कि एक्चुअल में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या चीज़ है, किस चीज़ को ये बताता है और कैसे कैसे इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ के बारे में बताया था आपको। तो उसके इसमें मैं आपको बताया था कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एक्चुअल में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से समझे थे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स किया था, साथ में हम लोग ये भी समझे थे हम लोग कि किस केस में हम लोग किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव लेंगे, किस केस में पॉजिटिव लेंगे। राइट, ये भी समझा थे हम लोग कि स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग कैसे कैसे काउंट करते हैं। मैं आपको बताया था सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होगा तो हम लोग उस टाइम में नहीं लेते, हम लोग उसको काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते, ये भी पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो किधर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, किधर भी चार्ज डेवलप नहीं करेगा, और चार्ज का डेवलपमेंट ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। साथ ही उसके बाद में ये बताया था किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज, किस एटम पे नेगेटिव चार्ज जब स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन को पुल करने का ज़्यादा पावर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास कम पावर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पे करते हैं कि इस केस में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है और कैसे वो एक्चुअल में एक्सप्लेन किया जाता है। देन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में, ये सब सारा केस हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का। आपको अब किसी भी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल बेसिक सारे केसेस में तो करवा ही चुका था। जो भी स्पेशल केसेस थे, एक्सेप्शंस थे, उन सारे केसेस को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3 और छोड़ करके उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और सिंस आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो तो उसके टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। राइट, चलिए तो हम लोग 3 एग्जाम्पल अभी और करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। एक है हमारा Fe3O4, Fe3O4, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली आयरन का कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन लिख लो या स्टार मार्क करके कुछ भी लिख लो। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे Mn3O4 का, इसमें हम लोग मैंगनीज का कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा जो लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली Pb3O4, लेड के ऑक्साइड का। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे बेसिकली लेड का। राइट, चलिए देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले Fe3O4 से। ठीक है, चलिए जो भी बेसिक रूल पता है उसके थ्रू तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो वही करेंगे। तो बेसिक रूल के थ्रू अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हम लोग Fe जो कि आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x। तो यहाँ पे कितना आयरन है 3, दैट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3x प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। और नॉर्मली हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ -2, इट इज इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड, और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे होगा नहीं होगा, जरूर होगा भाई। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 3x प्लस 4 इंटू -2, दैट इज -8, एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज -8, इट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो 3x -8 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +8, और x की वैल्यू यहाँ से निकालें हम लोग, दैट इज +8 डिवाइडेड बाई 3। तो x क्या चीज़ आ गया आपका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का वापस से फ्रैक्शन में आ चुका है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का वापस से फ्रैक्शन में आ चुका है तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली बताता किस चीज़ को है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइंस द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम।
किसी भी केस में अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, दैट मीन्स चार्ज फ्रैक्शन में आ गया, ये तो गलत हो गया भाई इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस फ्रैक्शन में। एक्चुअल में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताता है कि उस एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। तो इस केस में अगर x की वैल्यू +8/3 आई है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आयरन का Fe जो 3 अलग अलग Fe है, 3 Fe है ना यहाँ पे, तो उन 3 Fe का हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। तो यहाँ तो हम लोग स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, बट सिंस मैं आपको बताऊंगा कि 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, हमारा आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो दिस इज आयनिक कंपाउंड और इसका हम लोग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो Fe3O4 है ना, बेसिकली एक्सप्लेनेशन, ये तो आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट गलत नहीं है, एकदम सही है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पिछले केसेस में हमारा अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन कर रहे थे ना, अरे हाँ या नहीं। तो उन सब कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना करके हम लोग एक्सप्लेन इस वजह से कर पा रहे थे क्योंकि वो सारा का सारा कंपाउंड हमारा था कोवेलेंट कंपाउंड। मैं आपको बताऊंगा जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं नहीं बनाते, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन पढ़ाया जाएगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर बना करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे एटम का, जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ बना रहा होगा, सेम टाइप ऑफ एटम के साथ जो बना रहा होगा उस बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते। तो वैसे तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड आ गया तो आयनिक कंपाउंड में तो हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर वैसे बनता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उस केस में डिटरमाइन करने के लिए इस Fe3O4 जो बेसिकली होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिस Fe3O4। ये बेसिकली 2 टाइप के ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। ये जो Fe3O4 है ये 2 टाइप के ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। वन ऑक्साइड इज बेसिकली FeO, एक हो गया आपका फेरस ऑक्साइड, एंड द सेकेंड ऑक्साइड इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। जो Fe3O4 है ये 2 टाइप के ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है, FeO और Fe2O3। अगर इन दोनों को आप जोड़ो तो यहाँ पे 1 आयरन, यहाँ पे 2 आयरन, टोटल कितना आयरन हो गया 3 आयरन। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गया 4 ऑक्सीजन एटम। तो ये इन दोनों के हेल्प से बना है, ये तो हम लोग बोल दिए। तो अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का और इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, ये जो सम होगा और उसको हम लोग एवरेज निकालना है। तो सिंस 3 आयरन है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस आयरन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, तो नॉर्मली हम लोग को तरीका पता ही है नॉर्मल कंपाउंड्स में कैलकुलेट करने का। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे x, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको बता चुका -2, इट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। तो x प्लस -2 दैट इज -2 इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +2। तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2, जबकि अगर हम लोग इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो इट विल बी x मानेंगे, 2 आयरन है दैट विल बी 2x प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना -2 इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज 2x, 3 2 या 6 प्लस माइनस माइनस -6 इट इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू +6, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +3। अब आप देखो दोनों आयरन जो अलग अलग टाइप का है उसका हम लोगों ने क्या कर लिया है कि इंडिविजुअली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम बोले कि अब बताओ भाई इस केस में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कैसे निकालेंगे, तो AB दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज क्या होता है, हमेशा सारे को सम कर दो आप, डिवाइडेड बाय जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे आप उसको। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक ही आयरन है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, दैट विल बी +2 प्लस एक ही है तो हम लोग वही रहने देंगे। यहाँ पे कितना आयरन है 2 आयरन है और दोनों का +3 है, तो +2 +3 और एक और का +3, ऐसे हो गया हमारा। सारे को हम लोगों ने ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 2 आयरन इधर 1 आयरन इधर, दैट इज 3। तो 3 3 6 एंड +2 दैट इज +8 डिवाइडेड बाई 3। देखो आप सेम आ गया कि नहीं आ गया, अरे हाँ या नहीं। तो क्या इस केस में जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो गलत आया है क्या, बिल्कुल गलत नहीं आया। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी गलत नहीं होता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज द
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। जैसे इस केस में आयरन का आया +8/3 जो कि गलत नहीं है। यहाँ पे दो टाइप का आयरन है, एक वैसा आयरन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और एक वैसा आयरन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर हम लोग एवरेज निकालें तो +3 वाला 2 है तो +3 दैट इज +6 और +2 वाला 1 है दैट इज +2 +8 और कितना आयरन है ऐसा टोटल तो डिवाइडेड बाई 3 तो एवरेज निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +8/3। एक्सप्लेन हो गया, आई बात समझ में। तो कहीं पे भी अगर आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और आपसे पूछेगा क्या फ्रैक्शन में चार्ज किसी भी एटम पे पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस होगा, तो कहना कि हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस पॉसिबल नहीं है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। लेकिन जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, इंडिविजुअल किसी भी एटम का फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब इस आयरन की बात करें तो इस आयरन का हमारा फ्रैक्शन में आया क्या, नहीं। ये यहाँ पे जो दो अलग अलग आयरन है उन दोनों की बात करें तो यहाँ फ्रैक्शन में इसका आया है, नहीं। ये तो ये जो हमारा आया ये तो एवरेज है, तीनों आयरन को मिला करके है, आई बात समझ में, क्लियर। तो एक एग्जांपल हमारा ये है। नाउ द सेकेंड एग्जांपल, अगर इस केस में हम लोग प्रोसीड करें अगर इस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हमारा जो जनरल रूल है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हम लोग मान लेंगे x और यहाँ पे 3 मैग्नीज है दैट इज 3x प्लस 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन और वो होता है -2, इट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है। दैट इज 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -8 इट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो 3x इज इक्वल टू वापस से आ गया आपका 8, तो x की वैल्यू यहाँ से फिर से आ गया आपकी +8/3। इस केस में वापस से कितना आ गया आपका +8/3 आ गया, राइट। अब जरा देखेंगे इस केस में वापस से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सही है कि गलत है भाई, तो सही है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये तीनों मैंगनीज के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो पहले तो हम लोग को इंडिविजुअल मैंगनीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो Mn3O4 जो होता है ये दो मैंगनीज के ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक हमारा होता है MnO और दूसरा हमारा बेसिकली होता है MnO2, राइट। अब हम बोलोगे सर जोड़ो, एक मैंगनीज इधर एक मैंगनीज इधर, तो दो ही हुआ, इधर 3 मैंगनीज। तो ऐसा वाला मैंगनीज का ऑक्साइड 2 होता है, तो 2 मैंगनीज इधर, एक मैंगनीज इधर, 3 मैंगनीज एंड 2 ऑक्सीजन इधर एंड 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन। आई बात समझ में। तो इस टाइप से तो Mn3O4 इज द मिक्सचर ऑफ 2 MnO प्लस MnO2, राइट, क्लियर। अब अगर देखें तो इस केस में हम लोग निकाल सकते हैं, मैंगनीज का निकालना है क्योंकि एवरेज वाला होगा इतना तो हम लोग कन्फर्म है, जानते ही हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग मान लेंगे x, ऑक्सीजन का होता है हमारा -2 तो +2 इट इज इक्वल टू 0। इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको पता है ये 2 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ x प्लस माइनस दैट इज -2 इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +2, तो x की वैल्यू +2 मतलब यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। जबकि इस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैंगनीज का मान लेंगे x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि -2 होता है इट इज इक्वल टू 0 दैट इज x -4 इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई +4। तो एक मैंगनीज वैसा है जिसका ऑक्सीडेशन एक मैंगनीज वैसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और दो मैंगनीज वैसा है जिसका +2। इंडिविजुअल किसी भी मैंगनीज का फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एवरेज तो फ्रैक्शन में आ सकता है। तो अब हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn मैंगनीज, तो वो कितने के इक्वल में होगा, यहाँ पे +2 दैट इज 2 प्लस 2 मैंगनीज है यहाँ पे तो एक और +2 करेंगे हम लोग प्लस यहाँ पे तीसरा मैंगनीज कितना +4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 2 इधर और 1 इधर 3 दैट इज 2 + 2 दैट इज 4 + 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3। तो 8 डिवाइडेड बाय 3 देखो आ गया आपका। अरे ये सर नो, बस इस टाइप से हमारा हो गया, क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का एक और एग्जाम्पल लास्ट है। अगर इस केस में हम लोग कैलकुलेट करें वापस से तीनों फॉर्मूला ही सेम है, 3O4 दैट मीन्स यहाँ भी +8/3 ही आएगा। मान लेते हैं हम लोग इसका x, तो यहाँ पे 3 है हमारा लेड, तो 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2 इट इज इक्वल टू हाउ मच 0 दैट इज 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज -8 इट इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी +8, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +8 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अरे हाँ या नहीं, वापस से
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है, ये एवरेज वाला होगा। तो चलो भाई इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये जो Pb3O4 होता है ये वापस से दो टाइप के लेड के ऑक्साइड से मिलकर के बना होता है। दो होता है PbO वाला और एक होता है PbO2 वाला, ठीक है। अब इस Pb की फाइंड करने की कोशिश करो तो मान लो आप x प्लस ऑक्सीजन है कितना -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो x -2 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +2, राइट। यहाँ पे इस लेड की फाइंड करने की कोशिश करें तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होता है, दैट इज x -4 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी +4, राइट। एवरेज अगर निकाले इस केस में तो अगेन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सम करेंगे तो एक तो यहाँ पे +2, लेकिन दो लेड है तो +2 वाला 2 हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया, और एक लेड है +4 वाला दैट इज +4 डिवाइडेड बाई ओवरऑल 3, तो आ गया आपका +8 डिवाइडेड बाई 3। तो कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिविजुअल एटम का कभी फ्रैक्शन में आ सकता है? तो नहीं, एक अकेला एटम का कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 लेड था जिसमें 2 टाइप का लेड था, एक लेड 2 लेड वैसा था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आना था, जबकि एक लेड ऐसा था जिसका +4 आना था। तो इंडिविजुअल यहाँ पे दोनों लेड का +2 आया, फ्रैक्शन में आया क्या? नो सर। यहाँ पे एक लेड का +4 आया, फ्रैक्शन में आया क्या? नहीं। तो किसी भी इंडिविजुअल एटम का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, जबकि हमारा जो भी एक साथ अगर बहुत सारे एटम्स का माइनस सेम टाइप का तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ सकता है। जैसे 3 लीड था तो तीनों का एक साथ मिलाकर कैलकुलेट किए तो +8/3 आया, जो कि एवरेज है, क्योंकि Pb3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO2, तो उस केस में दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके एवरेज के फॉर्मूला से हम लोग निकाले तो ये आ गया। सिमिलरली तो 3 हमारा और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ऐसे तो मैं आपको करवाया था कार्बन सब ऑक्साइड B3O8 ये सब करवाया था पिछले लेक्चर में फ्रैक्शनल वाला, और 3 याद रखना है। Fe3O4 विच इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड व्हाट, तो FeO एंड Fe2O3। सेकेंड वन इज Mn3O4 दैट इज अ मिक्सचर ऑफ MnO एंड MnO2 जिसमें MnO 2 होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द Pb3O4 2 PbO प्लस PbO2। तो सारे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आता है फ्रैक्शन में। अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला से कैलकुलेट करें फ्रैक्शन में आया दैट मीन्स एवरेज वाला है, तो एवरेज वाला को हम लोग इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, और इसी के साथ आपका सारा स्पेशल केसेस खत्म होता है। होप आपको ये सब चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इसको जल्द से नोट डाउन कर लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से, एक्चुअली में पढ़ाना यही था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से हम लोग कैसे पहचानेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। क्लियर? तो आप इसको कॉपी करो, राइट। चलिए, तो सारे केसेस जो हो सकते थे हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के, वो सारा केसेस मैं आपको करवा चुका हूँ। जो स्पेशल केसेस करवाया हूँ उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ध्यान में रखने के लिए। बाकी जो जनरल केस है वो तो आपको समझ में आया ही होगा और उसको आप आसानी से हर जगह कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने अपना तरफ से बेस्ट दिया, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें, कॉल करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से डाउट को रहने ना दें, ज़रूर क्लियर करें, ठीक है। नहीं तो आप अगर नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, नोट डाउन कर ले उसे कॉपी में किसी भी तरीके से, जब भी आप मेरे से मिलोगे तो आप सारे डाउट्स को पूछ लोगे, ठीक। ऐसे ये चैप्टर काफ़ी आसान है और ऊपर से मैं धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूँ आपको। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे जानेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन
in terms of ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को यही समझना था, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा तरीका देखा था। तो हम लोग लास्ट में आए थे मॉडर्न कंसेप्ट पे, जिसके बारे में बताया था काफ़ी आसान है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया ना, तब तो आप यूं निकाल लोगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया भी हूँ। चलिए देखिए, इसके हेल्प से ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस के टर्म्स में तो हम लोग पढ़े ही थे, लेकिन वो भी थोड़ा समझना मुश्किल था। ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में पढ़ना देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी भी एटम, किसी भी आयन, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो एटम, वो कंपाउंड या वो आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, वो ऑक्सीडाइज कर जा रहा है। ठीक, सिंपल। तो अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या होगा भाई, रिड्यूस, नाम ही है घट जाना। तो रिडक्शन इज व्हाट, तो रिडक्शन इज नथिंग, इट इज सिंपली द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहीं पे किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, घट जा रहा है वो, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस, उस आयन या फिर उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब तो आसानी से पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैंने लिख दिया कि कॉपर है सॉलिड, ये मूव कर जा रहा है Cu2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है। अब अगर आपसे पूछेंगे भाई बताओ कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन की कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कुछ नहीं करना है भाई, कॉपर का दोनों जगह फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन घट गया मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे न्यूट्रल कॉपर मतलब एलिमेंट्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। यहाँ पे कॉपर पे 2 यूनिट चार्ज है, तो जितना चार्ज होता है वह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2। तो कॉपर 0 से कहाँ पे मूव कर गया, +2 में। तो पहले था 0, बाद में हो गया +2, दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया भाई इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। राइट, क्लियर, आसान है। अगर यहीं पे मैं इसका उल्टा लिख दिया होता, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं लिख दिया होता यहाँ पे कि भाई बताओ Cu2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूट्रल कॉपर। राइट, अब पूछते हैं आपसे कि बताओ Cu2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस, करना है कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। ये पहले से ही आयन के फॉर्म में, तो आयन पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2, और इसी का हम लोग को प्रोडक्ट साइड देखना है, तो कोई चार्ज नहीं मतलब 0। तो यहाँ पे +2 से किस में चला गया, 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Cu2+, Cu का रिडक्शन नहीं हुआ, इस बार Cu2+ ना घट करके उसमें क्या है, तो Cu2+ का क्या हो गया, रिडक्शन, तो Cu2+ इज रिड्यूस्ड। अरे बोले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा कुछ समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, अब कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल हो ना, तो आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन सब के बारे में सोचना ही नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये वो कुछ नहीं, सिंपली निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हमारा आपको दिया हुआ है SO2, ये ऑक्सीजन गैसियस के साथ कंबाइन कर ले रहा है और SO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आपसे पूछ देगा कि बताओ SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो भाई फाइंड कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में सल्फर का हम लोग फाइंड कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अरे आई बात समझ, सब एटम का फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सल्फर का फाइंड कर लेते हैं। सल्फर का अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, तो सल्फर का यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो इसका मान लेंगे हम लोग X + 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 हम लोग को पता होता है, इट इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, दैट इज X - 4 इट इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू यहाँ से आई कितनी, +4। तो यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -2 माने ही हैं। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीजन तो 0 होगा,
पढ़ा चुका हूँ आपको। इस सल्फर का निकालना पड़ेगा। तो फिर से मान लो आप x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 इट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +6, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। अगर अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की बात करें, ऑक्सीजन का तो -2 हम लोग लिए हैं, तो वो तो सेम ही रह गया। SO2 और SO3 की अगर हम लोग बात करें तो इधर में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, इधर में हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सल्फर का, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और सल्फर का इंक्रीज किया मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आई बात समझ में? सल्फर अकेला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये कंपाउंड के अंदर में प्रेजेंट है ना, दूसरे के साथ में प्रेजेंट है। तो अगर जीता तो मतलब सबके साथ जीता, हारा तो सबके साथ हारा, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ तो सल्फर अकेला नहीं हुआ, पूरा जितना भी ग्रुप में उसका मेंबर है सारा मिलकर के ऑक्सीडाइज हुआ। रिड्यूस हुआ तो इसके ग्रुप में के जितने मेंबर है सारे रिड्यूस हुए। ठीक है, तो सल्फर के टर्म्स में हम लोगों ने सिर्फ चेक किया, क्योंकि ऑक्सीजन का तो -2 फिक्स होता है, जनरली -2 ही फिक्स होता है उसका, हम लोग कुछ केसेस को छोड़ करके। तो -2 इधर भी था, ऑक्सीजन के टर्म्स में देखते तो समझ में ही नहीं आता, इधर भी -2 उधर भी -2, ना बढ़ा ना घटा, तो कैसे बताते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन? इसलिए सल्फर के टर्म्स में देख लिए तो सल्फर का +4 से +6 चला गया। तो सल्फर है किसमें भाई? SO2 में। तो अकेला सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, SO2 इज ऑक्सीडाइज, राइट। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि SO2 इज ऑक्सीडाइज। SO2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से इंक्रीज करके कहाँ चला गया? +6। अगर मान लो कहीं पे आपका लिखा हुआ है ठीक है, ये अब पूछ रहा है भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, जल्दी बता दो भाई। तो यहाँ पे सोडियम अकेला एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। सोडियम को उस तरफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे सोडियम में कैलकुलेट करना है, तो मान लेंगे x, तो 2 सोडियम तो 2x प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2, दैट इज -2 इट इज इक्वल टू 0। तो 2x -2 इट इज इक्वल टू 0, देन 2x की वैल्यू आ गई +2, और x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो +2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज +1। तो इस सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, चला गया वो किस में? +1 में। तो सोडियम ऑक्सीडाइज किया कि रिड्यूस किया? अकेला सोडियम में प्रेजेंट है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 मतलब बढ़ गया, तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप बेवकूफ़ हो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 5th, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O वाटर लिक्विड, राइट। इस केस में पूछा भाई क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस, तो यहाँ पे H2 एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री फॉर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब अगर इस सब में भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा तो पिटाई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाया हूँ। O2 अगेन कोई चार्ज नहीं, एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो किसी का भी आपको मान करके ही चलना पड़ेगा, या तो आप ऑक्सीजन का मान लो तो हाइड्रोजन का निकलेगा, हाइड्रोजन का मान लो तो ऑक्सीजन का निकलेगा, आप जिसका भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों के बारे में मान चुके हैं हम लोग। ऑक्सीजन का -2 में जनरली लेते हैं, हाइड्रोजन का +1, तो ऑक्सीजन का हम लोग मानते हैं -2 और हाइड्रोजन का मानते हैं +1। ठीक, तो हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन इनिशियल में था 0, हाइड्रोजन यहाँ से किस में चला गया? +1 में चला गया। तो हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो H2 का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का सिंस इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो H2 के बारे में क्या बोल सकते हैं कि H2 ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, सो H2 इज ऑक्सीडाइज। जबकि O2 की बात करें तो O2 था 0 में, चला गया -2 में, तो 0 से -2 घट गया कि बढ़ गया? 0 से नेगेटिव चला गया, मतलब पीछे, मतलब ये हमारा क्या हो गया बेसिकली? डिक्रीज, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज O2 का क्या हो गया? डिक्रीज मतलब रिडक्शन, तो O2 इज रिड्यूस्ड। अब तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिखेगा तो वो एलिमेंट जिसके साथ रहेगा वो पूरा एक साथ ऑक्सीडाइज हो गया। अगर उसी का हमारा घटता हुआ दिखेगा दैट मीन्स वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, राइट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब ही नाम होता है घटना, तो डिक्रीज इन रिड्यूस होना,
रिडक्शन दैट इज द रिड्यूस इन या रिडक्शन इन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होगा दैट इज रिडक्शन, इंक्रीज दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? आई बात समझ में? होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बात। ठीक है, क्लियर? चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। अब तो आसान है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत सारे एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ। अब कोई भी इक्वेशन कहाँ पे भी कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम में कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा केसेस उसमें करवा चुका हूँ, आपको सारे केसेस को बता चुका हूँ। और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही आप निकाल लिए प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन, घट गया तो रिडक्शन। और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कौन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले आप लिख लो, डिटरमाइन द कंपाउंड्स determine the compound या substances undergoing oxidation and reduction। हम लोग को कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी फाइंड करने का और रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड करने का। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका U plus HNO3 gives copper nitrate NO2 water। कॉपर नाइट्रेट NO2 और वाटर। इस केस में आपको फाइंड करना है, बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, साथ में कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा चुका था आपको कि जो एजेंट ऑक्सीडेशन करवाएगा सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एजेंट रिडक्शन करवाएगा सो रिड्यूसिंग एजेंट। पहचानने का तरीका मैं आसान आपको बताया था कि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। इसलिए जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा दूसरे को रिड्यूस कर रहा था तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई बात समझो, उल्टा वाला। ठीक है, तो पहला काम है पता करना कि भाई कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन रिड्यूस कर रहा है, तब ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक एटम का क्या चीज, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कॉपर दिख रहा है आपको एलिमेंट्री फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अरे यस और नो? हाँ सर। अगर अभी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आया ना और नहीं निकल पा रहा है आपसे, मतलब आपने ज़रूर कुछ कमी है। ठीक है, आप या तो सिंसियरली अटेंड नहीं कर रहे हो लेक्चर्स, या मेहनत नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, इतना के बावजूद अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि चैप्टर्स इतने होते हैं कि इतना मोर देन इनफ टाइम नहीं दिया जाता। लेक्चर आपका रेडॉक्स रिएक्शन का 10 लेक्चर हो चुका है और इवन 8 से 10 लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो आपको मोर देन सफिशिएंट चीज़ें टाइम के साथ प्रोवाइड की जा रही है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स योर फॉल्ट। समझो आप इस बात को।
8 लेक्चर्स मैक्सिमम या मैक्सिमम 10 लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती है रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ाने के लिए। और आपको यहाँ पे 10 लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, 4-5 लेक्चर और आपको अभी लगेगा ही। तो आपको अगर ज़्यादा किया जा रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत किया तो आपको अपने पे ही मेहनत करना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो बात ही खत्म। ना इधर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है भाई +1, तो इसका तो +1 फिक्स है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन का -2 फिक्स होता है तो इसका -2 फिक्स है। नाइट्रोजन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का हो गया +1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना है दैट इज x, नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़े नहीं ना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना फिक्स होता है, नहीं। तो +x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, इट विल बी इक्वल टू 0, दैट इज +1 प्लस x 3 टाइम्स ऑफ -2 -6, इट इज इक्वल टू 0। तो +1 -6 दैट इज -5, तो x -5 इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ गए +5, और x हम लोगों ने माना था किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आ गया +5। ठीक, सिमिलरली उधर की तरफ मूव करते हैं। तो कॉपर आपको अगर जानना है इस केस में कि ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कॉपर यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में है, और कॉपर हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 2, नहीं बिलोंग करता है हमारा ग्रुप 2 से। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, कॉपर ग्रुप 2 से बिलोंग नहीं करता है, कैल्शियम करता है। तो एक तो हो गया आपका कॉपर और एक हो गया आपका NO3। ठीक है, डिवाइड करना भी मैं आपको बताया था। चार्ज कैसे देंगे, तो उसके लिए एसिडिक बेसिक रेडिकल वाला याद रखना पड़ेगा। तो NO3 पे कितना चार्ज होता है भाई, तो -1। कितना चार्ज होता है नाइट्रेट पे, -1 चार्ज, अगर आप जा करके देखोगे। और कॉपर में आपको क्यूप्रिक और क्यूप्रस दोनों में लिखवाया था, इस वजह से इसका कन्फ्यूजन था, इसलिए इसका -1 ले लिए। अगर इसका -1 और ऐसा कितना है 2 है, तो ओवरऑल निगेटिव चार्ज कितना हो गया -2, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए +2, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल, मतलब इस पे चार्ज कितना +2 आ गया। अरे ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको कराया था। NO3 का हमारा नहीं पता चला तो 2 पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे। NO3 का हमारा कितना -1 होता है, एसिडिक बेसिक रेडिकल वाले में देखेंगे तो एसिडिक रेडिकल वाले में मैं लिखवाया हूँ इसका। और यहाँ पे 2 NO3 है तो -1 × 2 तो -2, तो टोटल निगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ -2, तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा +2, तब ना +2 -2 ओवरऑल पे 0 है। अरे ये सर नो, तो हाँ, तो इधर में इसका +2, तो इसका कॉपर का निकल गया +2, और NO3 पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया -1। तो यहाँ पे सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता होता है कि फिक्स है इसका -2, कैलकुलेट करना पड़ेगा नाइट्रोजन का। तो मान लेते हैं हम लोग कितना उसका x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2, इट इज इक्वल टू कितना चार्ज, तो इट इज इक्वल टू -1। तो x 3 2 जा 6 -6, इट इज इक्वल टू -1। यहाँ पे निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, दैट इज +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +5। कैलकुलेट हो गया। अब वापस से यहाँ पे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन का हम लोग को पता होता है फिक्स, दैट इज -2। यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो मान लेंगे हम लोग x प्लस कितना ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स ऑफ -2 ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो x -4 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ गए +4। तो यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गया कितना +4। अरे ये सर नो, इस केस में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का भी फिक्स होता है -2, आप लोग पढ़े हैं, और हाइड्रोजन का भी फिक्स होता है +1। अब हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, क्योंकि हर एक एटम का हम लोगों ने क्या कर लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जब हर एक एटम का कैलकुलेट हो गया है तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना आसान है। ठीक, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर यहाँ पे था भाई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अब कॉपर है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितने आ गई +2, दैट मीन्स कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि घटा, तो कॉपर हमारा 0 से कहाँ पे चला गया +2 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। अरे ये सर नो, यस सर, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें +1 सेम, नाइट्रोजन की बात करें +5, तो यहाँ पे तो +5 सेम, लेकिन यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का कितना +4, तो +5 से ये +5 सेम रह गया, तो इसमें तो नहीं बोल सकते क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए,
यहाँ पे ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, -2, इधर भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2, ऑक्सीजन का चेंज नहीं कर रहा है। मतलब आ गई बात नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो ऑलरेडी रिलेट हो चुका है इस कॉपर के साथ। कॉपर कहाँ पे है हमारा, ये कॉपर का जो +2 है इसी कॉपर के साथ है ना, तो ये नाइट्रोजन ऑलरेडी यूज हो चुका है। और देख भी सकते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी नहीं कर रहा है, तो अगर बढ़ता तब ना ऑक्सीडेशन, घटता तब ना रिडक्शन, ना कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का +5, इस नाइट्रोजन का कितना +4, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा +5 से किस में चला गया, +4 में, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +5 से +4 मतलब घट गया। तो जैसे ही घटा मतलब रिडक्शन, और नाइट्रोजन का घटा इसका मतलब रिडक्शन पूरे कंपाउंड का हुआ ना, जिसके साथ सबको लेके जाएगा, डूब रहा है तो HNO3 का क्या हुआ, रिडक्शन, तो HNO3 इज रिड्यूस्ड। अरे समझ में आई बात, काफी मुश्किल है क्या, नहीं आसान है, बस कैलकुलेट करना है हम लोग को। अब ये तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हुआ पता चल गया। अब हम लोग को बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और आपको बताना है कि कौन है आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अगर एजेंट में पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग, तो इसमें जाएंगे कि देखेंगे कौन रिड्यूस हो रहा है, आपको पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड करना है तो देखेंगे कौन रिड्यूस हो रहा है, तो कौन रिड्यूस हो रहा है, HNO3, तो HNO3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फाइंड करना है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस तो इसका उल्टा वाला में जाएंगे, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, कॉपर, तो कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, बस। अरे ये आपने फाइंड कर लिया तो ये तो आसान है, उल्टा कर देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जो रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ आपको देता भी हूँ करने के लिए, आप इसको घर से कर करके लाओगे। इसको आप रहने दो, ये आप फिर बोलोगे कि सर इसमें कैसा पता चला। K2C2O4 gives a minus CO2 K2SO4 H2। NMeIO3 NaCl NaCl2।
तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको घर से बनाओगे, क्या क्या इसमें फाइंड करना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। होप आपसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को सही से कैलकुलेट करना सीखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि ये सब जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसका मैं कुछ तरीका टेक्निक आपको बताऊंगा, राइट। फिर हमारा एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बच जाएगा इस चैप्टर के लास्ट में। तो होप आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का जो भी चीज़ है उसको रिवाइज जरूर करते रहें और साथ में इन सब लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करें। और एक बात और कि आपका जो भी असाइनमेंट है रिडॉक्स रिएक्शन का, आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो। आप गुरुकुल क्लासेस हाजीपुर.com जाओगे वेबसाइट पे, उसमें असाइनमेंट सेक्शन में आप 11th बोर्ड में जाओगे तो अब आपको वहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन का असाइनमेंट मिल जाएगा। आप उस असाइनमेंट को भी डाउनलोड कर लें और साथ में उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, राइट। क्लियर, जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं आप, पूछने का तरीका आपको पता है। ओके, थैंक यू सो मच।